हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारे सोसाइटी सीरीज के लेक्चर में। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म की खास बात यह है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एट द सेम टाइम। कंट्रोवर्शियल है और इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडियन सोसाइटी का एक बहुत ही एसेंशियल फीचर है ये। कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजंस इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा। कंट्रोवर्शियल इसलिए है कि काफ़ी पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉलिटिकल पार्टीज और कमेंटेटर्स काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स इसके बारे में लिखते रहते हैं। तो मेरा पहला सजेशन इसको शुरू करने से पहले आपके लिए ये होगा कि ज़्यादा हमें पॉलिटिक्स में इसकी नहीं घुसना है। हमें इसको इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में देखना है। यहाँ हम इसके पॉलिटिकल या सोशियोलॉजिकल ऑप्शनल की तरह नहीं अध्ययन करेंगे इसका। हम इसको देखेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी, हाउ सेक्युलरिज्म वर्क्स, कैसे कार्य करता है, इसके क्या प्रभाव रहे हैं, इसको क्या खतरा है, संविधान में इसके क्या प्रोविजंस हैं, क्या जजमेंट रही है, दैट्स इट। और हमारा एनालिसिस अनबायस्ड होना चाहिए। अनबायस्ड, और देखिए बायस सबके अंदर थोड़ा बहुत होता है। हो सकता है कि आपको सेक्युलरिज्म को लेके कुछ विचारधारा आपकी हो जो प्रो सेक्युलरिस्ट हो या एंटी सेक्युलरिस्ट हो, जैसा सेक्युलरिज्म का कोर अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन यहां हम तैयारी यूपीएससी की कर रहे हैं, डिबेट नहीं कर रहे हैं। तो यहां हमें वही प्रोविजन लेना है जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है, और जो सही सेटअप होता है किसी चीज को एनालाइज करने का, वो होता है उसके पॉजिटिव्स को देखना, उसके नेगेटिव्स को देखना, और वो जो जैसा सही में है उसके बारे में उस तरह का एक अपना विचार उत्पन्न करना। और मेरा आपसे यही आग्रह होगा कि इस टॉपिक को आप होलिस्टिकली देखिए और कॉन्स्टिट्यूशनली देखिए। हमें जो 10 आर्टिकल्स महीने के आते हैं सेक्युलरिज्म के, उनके ऊपर फोकस नहीं करना है, केवल जो हमारे सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर फोकस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं ये डिस्कशन। अब पहली बात है कि भाई इंडियन सोसाइटी में सेक्युलरिज्म का रोल क्या है, सेक्युलरिज्म होता क्या है, सेक्युलरिज्म किसे कहते हैं और कौन सेक्युलर होता है। क्या एक व्यक्ति भी सेक्युलर हो सकता है? क्या आपने कभी कभी सुना होगा कि सरकार सेक्युलर है, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, ठीक है, आपको लॉजिक समझ आ रहा होगा। आपने सुना होगा कि यूएस इज अ सेक्युलर कंट्री, ठीक है, पर कभी कभी आपने सुना होगा दिस आर्ट एंड क्राफ्ट एंड म्यूजिक इज वेरी सेक्युलर। तो बहुत डाउट होता है व्हाट इज सेक्युलर, भाई म्यूजिक कैसे सेक्युलर हो गया, सेक्युलरिज्म मतलब क्या होता है। तो देखिए दो चीजें हैं जो हम आज इसमें कवर करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, सेक्युलरिज्म और सेक्युलराइजेशन, ठीक है। सेक्युलराइजेशन एक अलग फिनोमेना है, जब चीजें सेक्युलर हो जाती हैं। वो कैसे होती हैं, क्या होता है, अभी हम इन डेप्थ करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि हमारा फोकस भाई जो होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, किन चीज़ों पे हमें ध्यान लगाना है, कहाँ ध्यान नहीं लगाना। हमें आर्टिकल्स पे फोकस रखना है, लेकिन ऐसा नहीं कि उनमें डूब जाएं। कोई एक विचारधारा या कोई एक व्यक्ति अगर अपनी ओपिनियन को लिख रहा है तो उसके पॉइंट्स हैं, हमें उसकी फोटोकॉपी नहीं छापनी है। हमें अपने हिसाब से जो सही लगता है उसको आंसर करना है। फॉर एग्जाम्पल 2014 का क्वेश्चन देखिए, हाउ डू द इंडियन डिबेट्स ऑन सेक्युलरिज्म डिफर फ्रॉम डिबेट्स इन द वेस्ट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाउ इज द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। तीसरा है, व्हाट आर द चैलेंजेस टू आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म। जैसे मैंने आपको कहा कि जो इंटेलेक्चुअल डिबेट्स होती हैं, यहां हमारा फोकस उस पर कम रहना है। फोकस रहना है कि इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है, सोसाइटी के हिसाब से इंडिया के सेक्युलरिज्म की क्या अलग पहचान है, वेस्ट का सेक्युलरिज्म कैसा होता है, और जो इंडिया का सेक्युलरिज्म इसको क्या खतरा है या क्या इसके साथ हो रहा है या क्या खराब हो रहा है, जो स्यूडो सेक्युलरिज्म है वो क्या होता है, या कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस है जो हमें सोशली एक कंप्लीट परिपक्व सेक्युलर देश बनाने से रोकती हैं या उसमें व्यवधान पैदा करती हैं। तो देखिए, अगर आप पहला क्वेश्चन देखिए जो क्लियरली मेंशन करता है कैसे इंडियन सेक्युलरिज्म वेस्ट से डिफर करता है। तो जो सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, विच इज सेक्युलरिज्म की बेसिक डेफिनेशन है, कोई देश सेक्युलर तब होता है जब स्टेट और चर्च में फर्क होता है। मतलब वेस्टर्न कॉन्सेप्शन है ये कि पहले जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स थे, जैसे मैकियावेली या होब्स, जो पहले पॉलिटिकल थिंकर्स हुए थे जिन्होंने ये विचारधारा रखी थी सेक्युलरिज्म की कि स्टेट को रिलीजन से अलग होना चाहिए, वहां की कहानी ये थी। उसी पर बेस्ड हो कि वहां का वेस्ट का सेक्युलरिज्म चला है। लेकिन इंडियन सेक्युलरिज्म बहुत अलग है, धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरवाद से काफी अलग है। तो ये पूरा क्वेश्चन उस पे बेसिस पे बनता है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, इंडियन कॉन्सेप्ट कैसे डिफरेंट है, फिर वही कहानी आ गई, सेम टू सेम रिपीटेड क्वेश्चन है 4 साल बाद। अगला देखिए आप, कल्चरल प्रैक्टिसेस पे क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस को, उसको सेक्युलरिज्म से क्या खतरा है या फिर क्या उसके लिए व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। इस तरह आप इसको देख सकते हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस है भाई। आपने कहा स्टेट और जो रिलीजन है वो बिल्कुल अलग अलग रहेंगे, लेकिन इंडिया में तो स्टेट इंटरफेयर करता है रिलीजन में, लॉज पास कराता है स्टेट रिलीजन के विषय में, उनको रेगुलेट करता है। तो ये कहानी जो है वो इंडिया स्पेसिफिक हो जाती है, कंपैरेटिव हो जाती है, तुलनात्मक हो जाती है। वेस्ट से आप इंडिया के सेक्युलरिज्म की तुलना कर रहे हैं, लेकिन सेकुलरिज्म पे पूरा डिबेट नहीं उठा रहे आप कि भाई सेकुलर क्या चीज सेकुलर है क्या नहीं है, वो फोकस नहीं है। फोकस इज इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान रखिए, इंडिया का कल्चर कैसा है, वहां की सोसाइटी कैसी है, वो कैसी चीजें अडॉप्ट करते हैं, इंडियन सेकुलरिज्म कैसा है और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म कैसा है, फोकस यहां रहना है।
तो इतनी डिबेट के साथ देखिए व्हाट इज सेकुलरिज्म, कहाँ से आता है ये। तो जो मॉडर्न सेकुलरिज्म का टर्म है वो शुरू किया था एक ब्रिटिश राइटर थे जैकब होलोयोके ने। इन्होंने 1851 में ये कॉइन किया टर्म सेकुलरिज्म। इससे पहले कई और थिंकर्स हुए जिन्होंने बोला था कि स्टेट को रिलीजन को अलग अलग रखना चाहिए, लेकिन जो टर्म कॉइन किया था वो किया था इन्होंने जॉर्ज जैकब होलोयोक ने इन 1851। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या इनका नाम? नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको कर रहे हैं ताकि आपको एक बेसिक इंट्रो मिल जाए। तो व्हाट इज सेकुलरिज्म? तो देखिए जो थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग है, जो डेफिनेशन वाइज है वो ये है कि सेकुलरिज्म डिफरेंशिएट्स डिलिनिएट्स अ नेक्सस बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। मतलब जो नेक्सस इसको तोड़ता है, अलग अलग करता है, स्टेट और रिलीजन अलग अलग रहेंगे। ये क्या कहानी है भाई, क्यों ऐसा होगा? चलिए तो थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। मान लीजिए एक स्टेट है जिसका स्टेट रिलीजन हिंदुइज्म है। मान लीजिए इंडिया एक देश है जहां का स्टेट रिलीजन हिंदुइज्म होता अगर, तो जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते वो तभी तक बनते जब तक कि वो हिंदू हैं, या फिर जो प्रैक्टिस स्टेट अडॉप्ट करता, जो हिंदू पर्व या त्योहार होते हैं उनको प्रमुखता दी जाती, बाकी चीजें नहीं फॉलो की जाती शायद। ये होता है मोस्टली जो देश किसी एक रिलीजन को अपनाता है। फॉर एग्जाम्पल ईरान हो गया या पाकिस्तान हो गया, ये इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं। तो आपको पता है इस्लामिक रिपब्लिक है तो वहां जो भी कॉन्स्टिट्यूशन पद पर आएगा वो मुस्लिम होना चाहिए, या फिर जो भी वहां पे कल्चरल प्रैक्टिसेस होंगी वो अगर कोई चीजें इस्लाम के खिलाफ जाती हैं तो उसको बैन कर देंगे। अब इंडिया में अगर हिंदुइज्म होता तो कोई भी चीज आप बोलते हैं हिंदुइज्म के खिलाफ जा रही है तो आप उसको बैन कर देते। तो इसीलिए मॉडर्न स्टेट जो है वो अगर सेकुलर होता है तो काफी ज्यादा मौका होता है अलग अलग समाज के तबकों को आकर आपस में मिलके विकास करने का। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेट से किसी सेकुलर कंट्री में है, ठीक है, और किसी अनसेकुलर कंट्री में है, आपने अगर अपना रिलीजन बदल लिया तो भाई आप तो फंस गए। अगर आप एक सेकुलर कंट्री में तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस रिलीजन से हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यूएसए में हैं, आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन है या मुस्लिम है, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लेट से ईरान में हैं, अगर आप मुस्लिम है तो बहुत अच्छा, और अगर आपने रिलीजन चेंज कर लिया तो भाई आपकी तो फिर बैंड बज गई, आपके लिए आपके राइट्स चले जाएंगे, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, कई चीजें आपके खिलाफ भेदभाव होगा। और एक और फर्क है, जो सेकुलर स्टेट होते हैं वो एथिज्म को भी कोई इशू नहीं होता उनके साथ। सेकुलर मतलब सिर्फ धर्म से लेके नहीं है, सेकुलर मतलब है धर्म से उसको फर्क नहीं पड़ता स्टेट को। वो अपनी पॉलिसीज जब बनाता है, जो स्टेट के जो निर्णय होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं रिलीजन से। रिलीजन का रेल्म अलग होता है, स्टेट का रेल्म अलग होता है। तो सेकुलरिज्म कहता है कि भाई स्टेट अलग काम करेगा, रिलीजन जो है वो अलग कहानी है, वो दूसरे कमरे में रहती है हमारे समाज के, हमें उससे मतलब नहीं है। इसको एक और तोड़ के बताता हूं मैं। अगर आप एक फैमिली में रहते हैं, आपकी फैमिली वेजिटेरियन होगी, नॉन वेजिटेरियन होगी, आपकी फैमिली क्या है कि वो कोई पूजा या कोई पार्टीज करेंगे या नहीं करेंगे, कौन डिसाइड करता है? स्टेट डिसाइड करता है या आप खुद डिसाइड करते हैं? आपकी फैमिली डिसाइड करती है, आपकी फैमिली डिसाइड करती है। स्टेट आपकी फैमिली में हस्तक्षेप नहीं करता, वो आके नहीं बताता कि भाई आप दिवाली कैसे मनाओ और होली कैसे मनाओ या आप ईद कैसे मनाओ। तो वो है सेकुलर स्टेट, मतलब जो हस्तक्षेप नहीं करता। जब वो स्टेट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को अडॉप्ट कर लेता है तो उस पर्टिकुलर रिलीजन का एक फॉर्म होता है कि अगर इस्लाम लिया तो सुन्नी इस्लाम लेगा वो, जैसे पाकिस्तान का एग्जाम्पल है, तो वो उसका स्टेट रिलीजन है, उस प्रैक्टिस को ज्यादा तवज्जो देगा वो, बाकी चीजों को नहीं। तो जो सेकुलर स्टेट है उसको ऐसे कोई झमेले में नहीं पड़ना, जैसे वो स्टेट फैमिली में नहीं घुस रहा वैसे वो आपके रिलीजन में नहीं घुसेगा। आपको जो करना है आप करिए। दैट इज बेसिक डिफरेंशियल व्हिच इज इट एनलाइटन्स अस ऑन द रोल ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इन द गवर्नेंस ऑफ स्टेट। ये क्या पॉइंट है बताइए जरा। ये पॉइंट ये बता रहा है कि जैसे कि स्टेट अलग रहता है रिलीजन से, ये हमें ये भी बताता है कि रिलीजन का कितना बड़ा रोल होता है स्टेट के ऊपर, रिलीजियस ग्रुप्स का। अगर कोई देश सेकुलर नहीं है तो वहाँ के जो रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं ना वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल पावर आ जाती है। अभी मान लीजिए कोई रिलीजन के धर्मगुरु हैं, वो स्टेट की पॉलिसी डिटरमाइन नहीं करते। वो डिटरमाइन नहीं करते कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो कितने बजे क्या करेगी, कितने बजे क्या नहीं करेगी। दैट इज बीइंग डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। अगर कोई एक देश अनसेकुलर होता है, कोई एक रिलीजन को अडॉप्ट करता है, तो वो फिर उस रिलीजन के हिसाब से काम करेगा। ये चीज अशुभ है अगर किसी रिलीजन में, तो वो काम नहीं होंगे। सो सेकुलरिज्म क्या करता है? डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टेट एंड द रिलीजन, एंड ऑल्सो शोज अस द पावर ऑफ रिलीजन जब वो गवर्नेंस में घुस जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल तालिबान का जब शासन अफगानिस्तान पे था तो वहां हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उनको रोजे रखने पड़ते थे, आप खाना नहीं बना सकते। तो ऐसे कई चीजें कई देशों में हुई हैं। जैसे पहले की बात करें, जो क्रिश्चियन स्टेट्स होते थे काफी ज्यादा, जिनका क्रूसेड हुआ करता था दूसरे राज्यों पे, जो भी आप दूसरे रिलीजन के लोग होते थे, या तो उनके मंदिर तोड़े जाते थे, या उनके जो चर्चेस थे तोड़े जाते थे, या जो भी दूसरे रिलीजन से होगा उसके धर्म को बर्बाद करेंगे और उनको कहेंगे या तो हमारा धर्म अडॉप्ट कर लो या हमें टैक्सेस दो। तो वो सब हो गया जब बातें थी। स्टेट्स कैसे होते थे? राजा वगैरह होते थे और वो किसी एक रिलीजन को अपनाते थे कि भाई हम इस धर्म के ही अनुयायियों को एडिशनल मानेंगे कि भाई हमारे नागरिक हैं, अगर आप इस धर्म को नहीं मानते तो आपके साथ
भेदभाव किया जाएगा। दैट इज वाज इन द पास्ट। अभी सेकुलरिज्म में क्या है, अभी सेकुलर स्टेट्स में क्या है, अभी रूल ऑफ लॉ है, मतलब कानून से सब कुछ चलता है। स्टेट अलग होता है, वो रिलीजन से अलग होता है। जैसे ये स्टेट है, यहाँ फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इंडिविजुअल यहाँ है, रिलीजन यहाँ है। स्टेट दोनों से दूरी बना के रखता है। आपकी जो इंडिविजुअल राइट है वो किस पे बेस है, आपकी सिटीजनशिप पे। अगर आप किसी देश के सिटीजन हैं तो आपके पास वो सभी अधिकार हैं जो वहाँ के संविधान आपको दे सकती है। उससे कोई मतलब नहीं आप कौन सा रिलीजन अडॉप्ट करते हैं। रिलीजन स्टेट से अलग है। स्टेट अपनी पॉलिसीज बनाएगा लॉज के हिसाब से, वहाँ के पार्लियामेंट के हिसाब से, वहाँ पे जो नीतियां हैं उस हिसाब से। रिलीजन अलग है, वो इंडिविजुअल के साथ जो संबंध रखता है वो खुद से डिसाइड करता है। ठीक है, क्या प्रैक्टिसेस आपको करनी है, कौन सा रिलीजन फॉलो करना है, आप उसको लेके बिल्कुल फ्री हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेकुलर स्टेट एंड ए नॉन सेकुलर स्टेट। खास बात, ये जो ट्राइंगल बना रहे हैं, स्टेट अलग अलग है इंडिविजुअल से भी और रिलीजन से भी। यहाँ जो इंडिविजुअल है वो नॉन रिलीजियस भी हो सकता है, वो एथिस्ट भी हो सकता है। स्टेट को कोई मतलब ही नहीं है, स्टेट का मतलब सिर्फ इंडिविजुअल से है और रिलीजन से मिक्स नहीं करता हो। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकुलरिज्म। आपके राइट्स कहाँ से आते हैं, आपकी सिटीजनशिप से आते हैं, आपके धर्म से नहीं आते। तो जो सेकुलरिज्म है आमतौर पर उसको तीन तरह प्रमुख रूप से बांटा गया है दुनिया में। ठीक है, तीन प्रमुख प्रारूप है इसके। एक प्रारूप ये है कि रोल ऑफ रिलीजन जो होता है ना पॉलिटिक्स का, वो बिल्कुल लिमिट कर दिया जाता है कि स्टेट जो बिल्कुल कोई रोल प्ले ही नहीं करेगा रिलीजन के मामले में। आप क्या रिलीजियस चर्च कैसे काम करेगी, मस्जिद कैसे ऑपरेट करेंगे, मंदिर कैसे काम करेंगे, भाई कुछ भी करो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। स्टेट कंप्लीटली इम्पार्शियल लगा, वो कोई चीज़ नहीं बताएगा कि मंदिरों को कैसे हैंडल करना, मस्जिदों को कैसे हैंडल करना। क्या इंडिया में वैसा स्टेट है? आप सोचिए, क्या स्टेट हस्तक्षेप करता है इंडिया में? मुझे बताइए, मंदिरों या मस्जिदों के ऑपरेशंस में। आपका जवाब होना चाहिए करता है। हाँ करता है। कैसे करता है? यहाँ के मंदिरों पे डिसाइड किया जाता है कि अगर महिलाओं की एंट्री नहीं है तो आप कोर्ट में जाकर उसको बदल सकते हैं। कई ऐसे धर्म थे, कई सी मान्यताएं थी जहाँ कुछ जाति विशेष के लोग नहीं जाते थे। कई धर्मों में औरतों को अलाउड नहीं था मंदिरों या मस्जिदों में जाना, उनको बदल दिया आपने जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मान लीजिए आप जो रिलीजियस टीचिंग्स भी देते हैं, उनको भी मॉडर्नाइज करने की कोशिश है। ठीक है, चाहे वो मदरसे हो या मंदिरों के शिक्षा व्यवस्था हो, उसको देखा जाता है कहीं कुछ अनाप शनाप तो नहीं पढ़ा रहे, उसको नजर रखी जाती है। वो एक जो पहला तबका है सेकुलरिज्म का, जो कहता है बिल्कुल रिलीजन और पॉलिटिक्स अलग अलग होगी, सेपरेशन होगा, स्टेट इंस्टीट्यूशंस का कोई रोल प्ले नहीं होगा। वो मान लीजिए फ्रांस जैसी देशों में होता है, जहां पर साइंटिफिक सेकुलरिज्म कहते हैं। ये तब बना था जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि भाई हम स्टेट एक अलग चीज़ है, रिलीजन एक पर्सनल चीज़ है। अब आप सोचिए ऐसा क्यों होता है वेस्ट में, ऐसा क्यों इतना डिलिनिएशन है? वो इसलिए है क्योंकि वहां पे फोकस किस पे? इंडिविजुअल पर। इंडिविजुअल मतलब कंज्यूमरिज्म, इंडिविजुअलिज्म, इस पर फोकस है। अब व्यक्ति अपने निजी जीवन में जो करता है, स्टेट का उससे कोई हस्तक्षेप नहीं होता। भारत जैसे समाज में, भारत जैसी व्यवस्था में, यहाँ इंडिविजुअल क्या करता है उसके राइट्स पर कुछ हद तक हस्तक्षेप होता है स्टेट का, और कम्युनिटी का भी होता है। हमारी सोसाइटी कम्युनिटेरियन टाइप से रहती है, वहां की ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक है। ठीक है, अगर अब एक इंडिविजुअल जो करता है चाहे वो कर सकता है। इसलिए जो पहला मॉडल है सेकुलरिज्म का, वो कहता है टोटल सेपरेशन ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम रिलीजन। रिलीजियस फंक्शनिंग जो होगी वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से अलग होगी, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इंडिया में ऐसा नहीं होता है। दूसरा वाला ये है जो कहता है टोटल एबोलिशन ऑफ रिलीजन इन द स्टेट। मतलब स्टेट है भाई, उसको तो रिलीजन तो रहना ही नहीं चाहिए, स्टेट को तो खत्म करो। ये कहा होता है कम्युनिस्ट और मार्क्सिस्ट, जैसे कार्ल मार्क्स ने एक फेमस कोट कहा था, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। मतलब ये एक नशा है जिसमें जो भीड़ है वो डूब जाती है, और इसीलिए रिलीजन को तोड़ना बहुत आवश्यक है। तो कम्युनिस्ट कंट्री से चाइना हुई, नॉर्थ कोरिया हुई, या कम्युनिस्ट रशिया जब थी, तो ये क्या कहते थे, टोटली रिलीजन को ही खत्म करते थे स्टेट में। आप रिलीजन रख ही नहीं सकते, रिलीजन होगा ही नहीं। आइडियोलॉजी चलेगी कम्युनिज्म की, मतलब वो आइडियोलॉजी पर बेस्ड समाज था जहां फोकस होता था कि कम्युनिज्म की जो थ्योरी है, सब बराबर है, सबको एक जैसे ट्रीट करेंगे, सबको एक टैक्स भरना है, सब एक तरह से जीते हैं। फोकस होता है जो धर्म का वहां आधार है उसको तोड़ा जाए। जैसे जब चाइना कम्युनिज्म के चपेट में आया था और कम्युनिस्ट कंट्री डिक्लेयर हुआ था माओ के अंदर, या उससे पहले भी, तो उन्होंने पूरा फोकस किया था कि जो चर्चेस थे वो तोड़ी गई थी, जो बुद्धिज्म के कई मूर्तियां थी बड़ी बड़ी गौतम बुद्ध की, वो तोड़ी गई थी। इवन इन कम्युनिस्ट चाइना कोशिश की गई थी कि रिलीजन, चर्च को जितना कमजोर किया जा सके उतना कमजोर कर दें। तो ये कौन सा ऑप्शन है जहां पर एब्रोगेशन होता है या एबोलिशन ऑफ रिलीजन होता है? यहां बेसिकली स्टेट रिलीजन क्या होता है, एथिज्म का होता है, मतलब एंटी रिलीजियस हो जाते हैं ये। पहले वाले में स्टेट को मतलब नहीं था रिलीजन क्या कर रहा है, रिलीजन अपना काम करे, स्टेट अपना काम करे। यहां भाई रिलीजन को तो होना ही नहीं है, उसके खिलाफ ही काम करेगा। ये आइडियोलॉजिज्म इज अ फोकस ऑन मटेरियलिज्म एज एन अल्टरनेटिव टू सेकुलरिज्म। यहां पर अब बताइए मटेरियलिज्म क्या होता है।
जैसे कैपिटलिज्म और मटेरियलिज्म की कॉन्सेप्ट में हम ज़्यादा भी डिटेल में कर नहीं सकते, पर आप मुझे बताइए मटेरियलिज्म एंड इन जनरल क्या होता है। मटेरियलिज्म मतलब भौतिकतावाद पे फोकस होता है, मटेरियल्स ऑफ चीज़ों पे फोकस करते हैं, ना कि ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म पे, इन सब पर। इस एस्पेक्ट में बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ क्या होता है, रिलीजन को बिल्कुल अलग रखा जाता है। अब ये कहाँ पॉलिसीज फॉलो हुई थी, ऐसी कम्युनिस्ट रिजीम में हुई थी। एक और ऐसा एग्जाम्पल हम देखें तो तुर्की का एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं। टर्की के केस में क्या हुआ था, अतातुर्क वहाँ आए थे, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जिन्होंने अपना नाम अतातुर्क बाद में रख लिया था। इन्होंने पहले ओटोमन एम्पायर था। अब देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद देना चाहूँगा। हम बात करें किसकी, मुस्तफ़ा कमाल की। मुस्तफ़ा कमाल कहाँ के रूलर थे, टर्की के। अब भाई टर्की के बारे में आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं। टर्की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है जोग्राफिकली भी और हिस्टोरिकली भी। आप मुझे बताइए टर्की कहाँ पर है। टर्की को देख के आपको याद आता है कि स्ट्रेट ऑफ दार्दानेल्स कहाँ पर है, सी ऑफ मरमरा कहाँ पर है। अब ये नहीं कह रहा कि आप सब कुछ पढ़ते टाइम एक एटलस खोल के बैठ जाएंगे साथ में। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपको कैसे पता लगता है कि प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। आपको ऐसे पता लगता है कि कोई टॉपिक मिला तो आपको उससे रिलेट करना चाहिए। अगर आप सोसाइटी में या टर्की के बारे में जिक्र आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए ऑटोमन एम्पायर कहाँ थी, ऑटोमन एम्पायर के क्या सिस्टम था, इंडिया की हिस्ट्री में जो राजा थे, जो सुल्तान हुआ करते थे, वहाँ पर इनका क्या रोल था। ये सब आपको मतलब को पता होना चाहिए। अभी अगर आप इनिशियल स्टेज में है तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर भी रिकमेंड करूंगा टर्की की जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो कहाँ पर है, कैसी है। अब जैसे मैं यूएसए आपको पूछूं तो आपको पता है यूएसए कहाँ पर है, टर्की कहाँ आपको पता होनी चाहिए, उसके दाएं साइड कौन सा सी है। बहुत सारी एरियाज है वहाँ, काफ़ी जियो पॉलिटिकली जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री है, वहाँ क्या इशूज चल रहे हैं। आई होप आपको अब ना हो तो आप एक बार रिवाइज कर लें, करंट अफेयर्स में हमेशा चलता ही रहता है वो। सो दैट्स इट, डेविएट नहीं करें टॉपिक पे, दोबारा आते हैं। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने क्या किया था, पहले यहाँ इस्लामिक कंट्री थी, यहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्क्वेस्ट हुए क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में, बहुत यहाँ पर द्वंद्व होता है इन दिनों के बीच में। तो जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा आए थे, जिन्होंने नाम अतातुर्क रख लिया था, इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये तुर्की में आए थे। इन्होंने तुर्की क्या किया था, सेकुलरिज्म को फॉलो किया था। यहाँ कहा था कि स्टेट जो है वो रिलीजन को फॉलो नहीं करेगा। इन्होंने मॉडर्नाइज और सेकुलराइज किया था टर्की को, ठीक है। इन्होंने अपना नाम बदल के अतातुर्क कर लिया था। अतातुर्क मतलब फादर ऑफ तुर्क्स। इनकी जो मुस्लिम जो कैप पहनते हैं वो इन्होंने बैन कर दी थी। वेस्टर्न क्लोथिंग को इनकरेज किया गया था। जो टर्किश कैलेंडर है उसकी जगह ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज़ किया गया था। अब ये कौन से हिस्से में आएगा, पहले वाले में या दूसरे वाले में। सेकुलरिज्म की जो हमने परिभाषा देखी, ये दूसरे वाले में आएगा, पहले वाले में नहीं आएगा। पहले वाले में स्टेट हस्तक्षेप नहीं करता है। रिलीजन में आपको टोपी पहननी है, कुछ भी करना आप करिए, बस आप स्टेट में मत घुसिए। यहाँ इन्होंने स्टेट ने बोला भाई ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, बैन 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 दिस बैन दैट बैन दोज। तो ये सेकंड एस्पेक्ट में। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने यहाँ कहा कि उन्होंने सेकुलराइज किया टर्की को। व्हाट इज सेकुलराइजेशन, मैंने शुरू में भी जिक्र किया था। सेकुलरिज्म एंड सेकुलराइजेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। सेकुलराइजेशन इज अ फेनोमेनन जहां पर आप चीज़ों को रिलीजन से अलग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक पेंटिंग बनाऊं जो पेंटिंग किसी जाति, किसी धर्म के देवी देवताओं के बारे में हो, देन इट इज नॉट अ सेकुलर पेंटिंग। मैं कौन सी पेंटिंग बना रहा हूँ, मैं पेंटिंग बना रहा हूँ जहाँ एक धर्म विशेष को मैं चिन्हित कर रहा हूँ। मैं वही पेंटिंग अगर किसी पहाड़ों झरनों की बनाऊँ, दैट्स अ सेकुलर पीस ऑफ पेंटिंग जहाँ फोकस रिलीजन के ऊपर नहीं है। तो इन्होंने कोशिश की थी कि जो वहाँ के ट्रेडिशंस हैं, अब कैलेंडर टर्किश है जो कि इस्लामिक उस पर बेस्ड, उसको हटा के ऐसा किया जाए जिसको रिलीजन से डीलिंक किया जाए। अब साइंटिफिक घड़ी आप देखते हैं, क्या घड़ी सेकुलर है या नहीं है, घड़ी को रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं है। तो सेकुलराइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच यू ट्राई टू चेंज द कैरेक्टर ऑफ दैट थिंग। आप उसको रिलीजन के रेल्म से बाहर ले जाते हैं, मतलब रिलीजन का जो कोटा है ना उसके बाहर ले जाते हो। रिलीजन से कोई संबंध नहीं रखना, उसको बाहर ले जाना उस चीज़ से, सेकुलराइजेशन कर देते हैं उस चीज़ का। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर क्या रिलीजन का कोई रोल है क्या? आपकी प्रिपरेशन इज ऑलरेडी सेकुलराइज्ड, ठीक है। ये जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, रिमेंबर इट इज़ अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। अब इंडियन कॉन्सेप्ट कैसे अलग है वहाँ भी आएंगे, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट की बात आ गई। अब सेकुलरिज्म की जो हम बात कर रहे थे कि इन्होंने क्या क्या, अतातुर्क ने इन्होंने कोशिश की टर्की को सेकुलराइज करने की। उसका नतीजा क्या हुआ, ओटोमन एम्पायर जब वहाँ पे हारी थी वर्ल्ड वॉर के बाद, और इंडिया में भी एक इसके खिलाफ विरोध हुआ था, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चली थी उस टाइम में। इंडिया में भी कौन सी मूवमेंट चली थी, खिलाफत आंदोलन चला था, जहाँ गांधी जी ने जो शौकत ब्रदर्स थे उनके साथ मिलकर कहा था कि भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट साथ चले जाए ब्रिटिश के खिलाफ। वहाँ मुस्लिम्स की डिमांड थी कि ओटोमन एम्पायर को तुर्की में दोबारा स्थापित किया जाए। तो ये चीज़ देखिए, कहाँ मॉडर्न हिस्ट्री, कहाँ ज्योग्राफी की बात की मैंने, कहाँ सोसाइटी पे आ गए, तो चीज़ें मिली हुई होती हैं। उसी टाइम में क्या वहाँ अतातुर्क आए, आर्मी के थे, उन्होंने वहाँ पे स्थापित किया एक सेकुलर राज्य। उसके बाद टर्की ने बहुत तेज़ी से विकास किया, मॉडर्नाइज किया, और आज हम देख रहे हैं टर्की इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कंट्रीज इन एशिया। वो एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है वो देश, खास बात। तो वहाँ काफ़ी बड़े बड़े शहर हैं, आपको पता ही इस विषय में, वी विल नॉट गो देयर राइट नाउ। हाल की इश्यूज़ क्या है वहाँ वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी,
क्योंकि खुलरी का टॉपिक हो जाएगा। तो वहाँ उन्होंने सेकुलराइज करने की कोशिश की और हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा रहा, डिस्ट्रॉय किया एक रिलीजन की तरह से, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बंद करी उन्होंने इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में, स्पेसिफिकली टर्किश इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में। फिर आता है तीसरा वाला, जहाँ पर इक्वल पार्टिसिपेशन एंड रिकॉग्निशन टू ऑल रिलीजन, खासतौर पर माइनॉरिटी रिलीजन्स को दिया जाता है, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म। यहाँ क्या होता है, यहाँ स्टेट रिलीजन को लेके अनबायस्ड रहता है, उसको कोई बायस नहीं। से दूसरे वाले में उन्होंने बिल्कुल तबाह कर दिया, पहले वाले में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं। यहाँ आप पॉजिटिव सेकुलरिज्म दिखाते हैं, मतलब स्टेट हस्तक्षेप करता है लेकिन वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन पॉजिटिवली उसको असर्ट करेगा। क्या कहानी है, अब देखिए दो चीजें होती हैं, आपने बहुत बार सुना होगा, पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव फ्रीडम, नेगेटिव फ्रीडम, पॉजिटिव सेकुलरिज्म, नेगेटिव सेकुलरिज्म। अब पॉजिटिव नेगेटिव का खेल क्या है, देखिए जब नेगेटिव सेकुलरिज्म की बात आएगी तब कहा जाएगा स्टेट बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेगा, जो चीज जैसी है उसको वैसे चलने देगा। वहां नेगेटिव मतलब स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। पॉजिटिव मतलब होता है जब स्टेट अपना रोल अदा करता है, उसमें मिलके स्टेट आके बोलेगा भाई एक गाड़ी है, ठीक है, वो गाड़ी, अब मान लो आप एक बैलगाड़ी लेके जा रहे हो, ठीक है, या फिर बैलगाड़ी क्यों गए, मान लो आप एक ट्रक लेके जा रहे हो, उसमें सामान भरा हुआ है किसी भी चीज़ का, तो ट्रक आपका जा रहा है, स्टेट यहाँ पर टोल टैक्स लगा दे, 10 रुपये दो भाई तब गाड़ी गुजरेगी, रोड है आप जा रहे हो टोल टैक्स दो, तो हम आपको सिक्योरिटी देंगे, आप मगर आप टैक्स दो। यहाँ पे क्या है कि आपने फिर ये टोल टैक्स हटा दिया, ठीक है, रोड है, आपकी गाड़ी है, आप जा रहे हो, यहाँ स्टेट का कोई रोल है, कोई रोल नहीं है कि टोल टैक्स पहले था हटा दिया, उन्होंने फ्रीडम दे दिया आपको जहां जाना है जाओ, रोड खाली है भाई गाड़ी लो और चलते बनो। स्टेट इज नॉट इंटरफेयरिंग, चाहे वो ट्रक आपका हो चाहे वो ट्रक आपके पड़ोसी का हो, स्टेट सबके साथ एक जैसा बर्ताव करेगा। आप हिंदू वाला ट्रक ले जा रहे हो, मुस्लिम वाला ट्रक ले जा रहे हो, स्टेट को कोई मतलब नहीं है। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव सेकुलरिज्म, मतलब स्टेट कुछ नहीं कर रहा, स्टेट आपको फ्रीडम दे रहा है, स्टेट हस्तक्षेप नहीं कर रहा। सेकुलर है वो, क्योंकि कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा, वो जाने दे रहा है। लेकिन ये पॉजिटिव सेकुलरिज्म तब हो जाएगा जब वो रोड है, वहां कोई ट्रक जा रहा है, किसी रिलीजन का ट्रक जा रहा है, उस रिलीजन के ट्रक में टायर में छेद है, हवा निकल रही है बार बार, हर 10 किलोमीटर उसमें उसकी टंकी से पेट्रोल गिर जा रहा है, तो स्टेट आगे बोल रहा है भाई तुम्हारी टंकी में छेद है, चलो इसको इस चीज से भर लो और अब ट्रक लेके आगे जाओ। दैट इज पॉजिटिव रोल। यहाँ स्टेट क्या कर रहा है, उसके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब उसने उसकी पेट्रोल की टंकी में वो स्टिकर चिपका के उसको ठीक किया, इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई दूसरा ट्रक आ रहा था रिलीजन का तो उसने उसको रोक दिया कि भाई नहीं इसको ठीक जाने दो। वो सिर्फ यही कर रहा है कि जहां पे उसकी लीकेज उसको ठीक कर रहा है, पीछे वाले को तंग नहीं कर रहा, वो उसको जाने दे रहा है जैसे जाना है। तो यहाँ इज स्टेट इज प्लेइंग अ पॉजिटिव रोल। जब वो रिलीजन से डील करता है, वो देखता है क्या खामियां क्या समस्याएं हैं जो सोसाइटी पे गलत प्रभाव डाल रही है, उनको ठीक करने की कोशिश करेगा। ये नहीं कि जज बन जाएगा, ये नहीं बताएगा उसको कि ट्रक लेके यहीं जा भाई, तू रोड तेरा, तू डिसाइड कर जहां जाना है, मुझे प्रॉब्लम ये है कि पेट्रोल गिर रहा है, अब इससे आग लग सकती है रास्ते पे, मैं वो ठीक कर देता हूँ। दैट इज द रोल ऑफ स्टेट विच इज अ पॉजिटिव वन। लिबर्टी के केस में सेम कॉन्सेप्ट होता है। नेगेटिव लिबर्टी में आपको आजादी होती है, जो करना है आप करते रहिए, आपको शराब पी के रोड पे गिर जाना है आप चलते रहिए। पॉजिटिव तब है जब स्टेट इंश्योर करता है कि आपको आपके एजुकेशनल राइट मिले, आपको फ्री एजुकेशन मिले, हेल्थ केयर मिले। इट्स अ पॉजिटिव सॉर्ट ऑफ लिबर्टी, जहां आपको इतनी आजादी मिल रही है, इतनी सुविधाएं भी मिल रही है कि आप सही फायदा उठा सके अपनी आजादी का। सिर्फ पेपर पे नहीं, रियलिस्टिकली भी आपको आजादी मिल रही है। इंडिया में कैसा सेकुलरिज्म है, थर्ड वाला सेकुलरिज्म जो हमने देखा। ये रहा प्रियम्बल भी मेंशन्ड है, आपको याद होना चाहिए प्रियम्बल इंडिया का, वहां पे क्या मेंशन है सेकुलरिज्म के बारे में मुझे बताइए। कुछ मेंशन है, एक वर्ड है प्रॉपर सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो ये कब जोड़ा गया ये आपको पता होना चाहिए, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, और क्या क्या आर्टिकल हैं जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेटली बताते हैं कि रिलीजियस फ्रीडम दी जाती है व्यक्तियों को। वह 25 से लेकर 8 तक में स्पेसिफिकली मेंशन है फ्रीडम टू प्रोफेस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन। आर्टिकल 26 में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। आर्टिकल 27 में फ्रीडम टू पे नॉट टू पे टैक्सेस इन प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। 28(1) जहां पे आपको गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को आप अगर गवर्नमेंट रन कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। 28(3) जहां पर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को आप उनके विल के खिलाफ नहीं बोल सकते कि भाई आपको इस धर्म विशेष की शिक्षा को ग्रहण करना पड़ेगा। ये चीजें क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि जब वो अमेंडमेंट करके सेकुलर जोड़ा गया था इंडिया के संविधान में, उससे पहले भी जो आर्टिकल जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब स्पेसिफिकली ऐसे आर्टिकल्स थे जो गारंटी देते थे कि भाई किसी को उसके रिलीजन के हिसाब से उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब इंडिया का संविधान शुरू से ही सेकुलर था। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये, जहां आपको 4-5 स्पेसिफिक आर्टिकल पिन पॉइंट बता रहे हैं कि रिलीजियस आपको इंडिपेंडेंस और कोई हस्तक्षेप या कोई भेदभाव आपके साथ नहीं किया जाएगा। जो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स दी गई हैं उसके तहत भी अगर आप देखें 29 और 30 में राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वो दी गई हैं। राइट
टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज दी गई हैं। कई लोगों को ये डाउट रहता है कि आखिर माइनॉरिटीज पे इतना फोकस क्यों है इन आर्टिकल्स का, या जो थर्ड टाइप ऑफ सेकुलरिज्म हमने यहाँ डिस्कस किया था वहाँ भी बात थी कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को सेफ गार्ड किया जाएगा, वो क्यों होता है। अब देखिए जितनी बातें यहाँ सेकुलरिज्म की हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, क्योंकि स्टेट कैसा है, डेमोक्रेटिक है। अगर यहाँ तानाशाही होती तो भाई राजा डिसाइड करेगा कि रिलीजन कैसा होगा। अगर मान लीजिए अभी हम पर कोई एक शासक, मान लीजिए पहले हमने इंडिया वॉज में ब्रिटिश रूल, उससे पहले इंडिया में इस्लामिक रूलर्स थे, उससे पहले हिंदू रूलर्स थे, तो भाई जो रूलर आएगा वो अपना जो धर्म फॉलो करता है उस धर्म का नियम कानून लगाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, डेमोक्रेसी है, हर व्यक्ति को एक वोट मिलता है, सबका एक वोट है। लेकिन हो सकता है कुछ लोग किसी धर्म के बहुत कम मायनों में, हो सकता है 2000 लोग हों लेट से किसी रिलीजन के, और बाकी जो 90 करोड़ लोग हैं वो बोलते हैं 100 करोड़ लोग हैं कि भाई हमारी ये प्रैक्टिस फॉलो कर लो। लेकिन डेमोक्रेसी में सबको अधिकार होता है, पर क्योंकि वो कम है आप उनकी कल्चर को छीन लो, ऐसा तो सही नहीं होता ना। क्योंकि डेमोक्रेसी सबके पास अधिकार है कि वो अपने अपने कार्य को कर सके अपने तरीके से। तो जो माइनॉरिटीज हैं उनके इंस्टीट्यूशंस कहीं दब के कुचले ना चले जाएं, इसलिए उनको थोड़ा स्पेशल राइट दिया जाता है कि आप ये कर लो, इस्टेब्लिश कर लो अपने इंस्टीट्यूशंस, आपके पास अधिकार है। क्योंकि मेजॉरिटी के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं स्टेट तो वो पहले ही अडॉप्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अमेरिका में 2%, 98% अगर क्रिश्चियन है मान लीजिए, तो स्टेट जो पॉलिसीज लाएगा वो पहले ही जो इंस्टीट्यूशन है वो पहले से ही थोड़े से क्रिश्चियन हो जाएंगे, प्रो क्रिश्चियन। फॉर एग्जाम्पल कोई समाज पूरी तरह से क्रिश्चियन है, 100% क्रिश्चियन है, 98% क्रिश्चियन है, तो वहाँ की जो प्रेयर्स होंगी या स्कूलों में जो पढ़ाया जाएगा वहाँ जीसस क्राइस्ट का नाम बार बार आ ही जाएगा, ठीक है, इन द नेम ऑफ जीसस, फॉर द लव ऑफ जीसस। तो वो चीज़ें मतलब ऐसे कोई फर्क नहीं डालती, पर कल्चर होता है वो एक। जैसे इंडिया इज मोस्टली ए हिंदू स्टेट रिलीजियसली कल्चरली, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो जब आप फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, तो वहाँ उस हिसाब से आपको पता लगता है कि मेजोरिटी कौन सी है। तो उसके जो वोकेबलरी होती है, उनका इंस्टीट्यूशन जो होता है वो नॉर्मली ज़्यादा एक्टिव होता है, फोर्स नहीं किया जाता पर खुद से हो जाता है। कई सारे लोग एक रिलीजन के हैं, कुछ रिलीजन कम लोग हैं, तो उसका कल्चर थोड़ा सा कम होता है। तो माइनॉरिटीज़ को उसका भेदभाव ना हो जाए, उनकी प्रैक्टिस पर दुष्प्रभाव ना हो उसका, इसलिए उनको थोड़ी सी राइट्स ज़्यादा दी जाती हैं। इसीलिए जो जेएस मिल है उन्होंने भी कहा था कि माइनॉरिटीज़ के राइट इंश्योर करना डेमोक्रेसी की पहली एक तरह से प्रायोरिटी होती है, कि माइनॉरिटीज़ के राइट्स इंश्योर करने चाहिए, अदरवाइज वो मेजोरिटेरियनिज्म हो जाता है, डेमोक्रेसी नहीं रहती। ठीक है, ये तो हो गई कहानी किस चीज़ की। हमने देखा कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में कई आर्टिकल्स थे और माइनॉरिटीज़ को भी प्रोटेक्शन दिया गया, रिलीजियस राइट्स दी गई, सबको कोई भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इट शो दैट इंडिया वाज सेकुलर इवन बिफोर दैट पर्टिकुलर अमेंडमेंट कौन सा था वो आप मुझे बताइए, लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। और इसके बाद आता है व्हाट इज सेकुलरिज्म, इससे हम क्या समझते हैं, इतना जो हमने अभी तक डिस्कस किया उसके हिसाब से इससे हम कंक्लूड करते हैं सेकुलरिज्म मतलब होता है स्पेस क्रिएट करना सभी रिलीजन्स के लिए टू मेक सिटीजन फील कंफर्टेबल। It may also reduce and monitor the role of religious institutions in the governance of state to protect the rule of law. यहां कोर पॉइंट क्या है, रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट हस्तक्षेप करेगा रिलीजन में, लेकिन उसके कैरेक्टर को चेंज नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल महिलाओं के साथ जाति हो रही है या कुछ ऐसी प्रैक्टिस है जो किसी पर्टिकुलर वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव करती है, तो उसको चेंज करने के लिए स्टेट हस्तक्षेप करेगा ओवरऑल। लेकिन स्टेट इज नॉट डूइंग एनी भेदभाव विद एनी रिलीजन। सॉरी, इंग्लिश हिंदी मिक्स हो गई, लेकिन मैसेज आप समझ गए होंगे क्या कहानी है। अब एस राधाकृष्णन सर ने बहुत सी डेफिनेशन दी है। कौन एस राधाकृष्णन, आपको पता होना चाहिए भाई, मैं इनके बारे में नहीं बताऊंगा, आपको नहीं पता तो आप जरा पता करिए। और एस राधाकृष्णन ने क्या कहा था कि कोई एक रिलीजन को प्रेफरेंशियल स्टेटस नहीं देना चाहिए, कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं देना चाहिए, ना ही नेशनल लाइफ में ना ही इंटरनेशनल लाइफ में, वरना इसके बिना जो बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का वो क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। डेमोक्रेसी का बेसिक यही है कि आप सबको इक्वल राइट्स देते हैं। आपने किसी को स्पेशलाइज्ड जहां कर दिया तो फिर वो डेमोक्रेसी का स्पेशल फीचर खत्म हो जाएगा। कोई भी सिटीजन का स्पेशल ग्रुप है, उसको कोई स्पेशल राइट नहीं मिलनी चाहिए, या कोई सिटीजन किसी भी धर्म या किसी भी चीज को पालन करता है तो उसके लिए उसके कोई अधिकार कम हो जाए या छिन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बेसिक प्रिंसिपल है जो कि इन्वॉल्व है किसमें, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट में। ये कहाँ का कॉन्सेप्ट था, हालांकि वेस्ट का कॉन्सेप्ट था। तो ये इन्होंने भी कहा था किसी को भी किसी डिसेबिलिटी के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट उनके रिलीजन के हिसाब से नहीं करना चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट में। अब आप कहेंगे भारत में तो चर्च थी नहीं, मतलब उस लेवल पे, क्योंकि भारत इज नॉट मेजॉरिटी क्रिश्चियन स्टेट, पर ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट सेकुलरिज्म का था जहां से लाया गया। इंडिया कॉन्सेप्ट में मंदिर हो जाता है क्योंकि मेजॉरिटी इज अ हिंदू पॉपुलेशन। ये कहानी है सेकुलरिज्म की। और सेकुलरिज्म, मुझे उम्मीद है आपको पता चल रहा होगा कहानी, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस देखे थे शुरुआत में, अगर आप वहां जाएं तो वहां आप देखें हमारा जो पहला क्वेश्चन है या जो तीसरा क्वेश्चन है ऑलमोस्ट इसी के आसपास घूम रहा है।
आप टर्की का एग्जांपल लेंगे, आप चाइना का एग्जांपल लेंगे, आप यूएस का एग्जांपल लेंगे, आप फिर उसको इंडिया से कंपेयर करेंगे, इंडिया क्या अलग कर रहा है, क्या चाइना ने किया, क्या तुर्की ने किया और क्या इंडिया ने किया। 3 देशों के 3 एग्जांपल दे देंगे तो आपके 200 वर्ड अगर लिख रहे हैं, 100 वर्ड तो वहीं कहानी खत्म हो जाएगी। तो हमारा अप्रोच ऐसा ही होना चाहिए कि हम इन चीज़ों पर फोकस करें। तो सेकुलरिज्म का हमने जो देखा कि क्या करता है, ये सबको आज़ादी देता है हर रिलीजियस प्रैक्टिस को अपनी अपनी चीज़ें फॉलो करने। अब हिस्टोरिकल रूट्स क्या है, कहाँ से आता है ये? अब देखिए, सबसे पहले जो था इंडिया में, अगर आप देखिए इंडियन सोसाइटी काफ़ी टॉलरेंट है, काफ़ी सेकुलर कही जाती है। क्यों? क्योंकि इंडिया में हिस्टोरिकली भी जो प्रोसेस रहा है वो काफ़ी सेकुलर रहा है, इन टर्म्स पॉलिसी में लेके, गवर्नेंस में लेके, चाहे वो पहले का भी टाइम हो, इंडस वैली के टाइम से ले जाए तो इंडिया में प्रीस्ट डोमिनेट नहीं करते थे। वेस्ट में कहानी क्या थी कि चर्च होता था, चर्च में एक क्लर्जी होती थी। जैसे फ्रांस में क्या था, 3 तरह के लोगों को टैक्स देते, चर्च को अलग टैक्स दोगे आप, स्टेट को अलग टैक्स दोगे, यानी किंग को अलग टैक्स दोगे और चर्च को अलग टैक्स दोगे। इंडिया में कभी भी प्रीस्टली क्लास का रूल नहीं रहा, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ जहां पर प्रीस्ट मतलब पंडित राज नहीं किया करते थे कभी। डांस और म्यूजिक भी सेकुलर थे। सेकुलर इन द सेंस वो सिर्फ भगवान की पूजा में नाच नहीं रहे थे, वो अपने खुद के एंजॉयमेंट के लिए भी करते थे। अब फिल्मी गाने आप लें तो इट इज़ अ सेकुलर फॉर्म ऑफ म्यूजिक। अगर आप भजन ले रहे हैं तो इट इज़ नॉट अ सेकुलर फॉर्म ऑफ म्यूजिक, ठीक है। या फिर आप कोई और एग्जांपल लें भजन वगैरह का, तो दैट इज नॉट सेकुलर। सेकुलर इज लाइक ए मूवी म्यूजिक, जो सेकुलर है, जो धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एग्जांपल ले लें, अशोक का नाम लें, जहां अलग अलग धर्मों को लेकर इन्होंने बात कही थी, धम्मा का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। और अशोक का 12th रॉक एडिक्ट जो है बताता है हर रिलीजियस को लेकर टॉलरेंस की बात की थी। और इंडिया में हिस्टोरिकली भी कई रिलीजन्स उत्पन्न हुए, चाहे वो बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, या हिंदुइज्म के बाद जो रिलीजन्स आए, या फिर जब इस्लाम की एंट्री हुई, या फिर जब ज्यूज आए इंडिया में, तो कई जो सामाजिक रूप से इंडिया काफ़ी टॉलरेंट है इन सब को लेके। तो अगर आपको हिस्टोरिकली अंडरपिन करना हो तो आप स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इंडस वैली टू अशोका टू इवन अकबर। तो इस तरह से आपको एक ब्रॉड क्रोनोलॉजी बन जाएगी जिसके हिसाब से आप पहुंचेंगे कि इंडिया ने उसके बाद किस तरह अडॉप्ट किया सेकुलरिज्म एज अ कोर फीचर, और इंडिया का कल्चर हिस्टोरिकली काफ़ी सेकुलर रहा है। ये हो गया क्या, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग। फिर संगम पीरियड की बात करें, अक्सर लोग साउथ इंडिया को भूल जाते हैं जब आप कॉन्टेक्स्ट में आंसर कर रहे होते हैं। वी हैव अ नॉर्थ इंडिया बायस बिकॉज हम नॉर्थ में बैठे हैं। तो साउथ इंडिया में कई ऐसे आपको एग्जाम्पल्स मिलते हैं, खासतौर पर संगम पीरियड की बात करें। संगम पीरियड में जो पोएट्स थे, चाहे तौलपिकियार हो गया या फिर तिरुवल्लुवर हो गए, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेकुलरिज्म को अपने काम में, सेकुलरिज्म को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किया। अब यहाँ आप कहेंगे क्या ये स्टेट की तरह करते हैं जैसे आज हम सेकुलरिज्म दिखाते हैं कि भाई आप स्टेट अलग रहेगा, या उस तरह से नहीं। अगर आप क्या कपड़े पहन रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, वो आपका सेकुलरिज्म डिफाइन नहीं करता। डिफाइन करता है कि जो कार्य आप कर रहे हैं वो क्या रिलीजन को ही स्पेसिफिकली टारगेट करता है कि एक रिलीजियस की प्रैक्टिस को ही आप फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर वो यूनिवर्सल है देन इट इज़ अ सेकुलर प्रैक्टिस। तो वो संगम लिटरेचर भी मोस्टली इज अ सेकुलर लिटरेचर। इट इज़ नॉट डीलिंग विद एनी रिलीजन, किसी धर्म विशेष के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है, इसीलिए वो लिटरेचर क्या है, सेकुलर लिटरेचर है। दोबारा रिपीट करूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि इस लिटरेचर में किसी भगवान का जिक्र नहीं आ सकता। शिव लिख दिया तो भाई इनका लिटरेचर नहीं रहा सेकुलर, दैट इज नॉट पॉइंट। सेकुलर लिटरेचर मतलब है लिटरेचर का जो कोर फोकस है वो रिलीजन के ऊपर नहीं है, वो फिलोसफीज और चीज़ों पर भी फोकस करे जो रिलीजन से बाहर जाता है, साइंटिफिक हो, फिलोसफिकल हो, हिस्टोरिकल हो, स्टोरी टेलिंग हो, डांस या म्यूजिक हो। केवल रिलीजन पर फोकस नहीं है, वो उससे ऊपर के आयाम में जा रहा है। अब अगर आप किसी पुराण को देखें तो पुराण की पूरी कहानी या महाभारत की कहानी किसके ऊपर बेस्ड है, इट्स प्राइमरली अबाउट रिलीजियस फिगर्स, उनकी माइथोलॉजीज। उसी प्रकार से आप किसी भी धर्म के अगर किसी धर्म ग्रंथ को उठाएं तो फोकस किस पे होता है, एक रिलीजन पे होता है, उसके फोकस प्राइमरली उसके ऊपर होता है। लेकिन एक जो सेकुलर लिटरेचर होगा तो वो रिलीजन से बाहर के एस्पेक्ट भी कवर करेगा। मेडिवल इंडिया में सूफी और भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुए जो कि सेकुलर कैरेक्टर स्टैब्लिश करते हैं, चाहे मोइनुद्दीन चिश्ती हों या कबीर दास हो या गुरु नानक देव हो। इस तरह कई सारे फिगर्स हैं जिन्होंने सेकुलरिज्म को लेकर टॉलरेंस का एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, ब्रदरहुड, यूनिवर्सलिज्म और हार्मनी की बात की, पीस की बात की सोसाइटी में। ये सब किसका एग्जाम्पल है, ये आपको दिखाता है कि एक ट्रेंड चला आ रहा है इंडिया में हिस्टोरिकली जो दिखाता है सेकुलरिज्म को। तो एक फेमस गुरु नानक जी का भी कहना था कि देयर इज नो हिंदू और नो मुस्लिम, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन एंड मैन, सभी लोग एक समान होते हैं। तो ऐसे कई इंडिया में रिलीजियस फिगर्स आए जिन्होंने फोकस किया इन चीज़ों के ऊपर और सेकुलरिज्म को बढ़ावा दिया। अब आप कह सकते हैं गुरु नानक देव ने खुद से एक रिलीजन स्टार्ट किया, लेकिन जो उनका मैसेज जाता है इट इज सेकुलर इन दिस नेचर, क्योंकि वो रिलीजन पे फोकस नहीं करता। इवन हिंदुइज्म के बारे में कहा जाता है कि हिंदुइज्म काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स रिलीजन है, कई सारे फॉर्मुलेशन है, कई लोग कई मुस्लिम प्रैक्टिसेस को भी फॉलो करते हुए हिंदू हो सकते हैं। इवन हिंदुइज्म, इवन इस्लाम में जो इंडियन वर्जन ऑफ इस्लाम है वहाँ पर भी कई ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ सूफी ट्रेडिशंस काफ़ी ज़्यादा अडॉप्ट किए गए, जहाँ मज़ारों पे लोग जाते हैं। दैट इज़ ऑल्सो नॉट
बेसिक टेनेट ऑफ इस्लाम जो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम उससे थोड़ा सा अलग हो जाता है, जो दिखाता है सेकुलर कैरेक्टर। वहाँ भी कई सी प्रैक्टिस है जो हर धर्म ने दूसरे से अडॉप्ट किए हैं, इस्लाम से हिंदुइज्म ने या हिंदुइज्म से इस्लाम ने। तो वो दिखाता है इंडिया में शुरू से ही इंटरमैंगलिंग का कल्चर रहा है, सोसाइटी इज सेकुलर इन अ वे। और अब ये आप सेकुलरिज्म को लेकर कोई भी आंसर आपको करना है तो आप ऐसे ले सकते हैं कि सेकुलरिज्म का आप पहले देखेंगे हिस्ट्री, इंडस वाली सिविलाइजेशन से लाएंगे, संगम लिटरेचर को लाएंगे, अशोक को लाएंगे, अकबर को लाएंगे, बीच में सूफी संत आए उनको लाएंगे, फिर रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट आए उनको लाएंगे, फिर आप आएंगे स्टेट जब इंडिपेंडेंट हुआ तो कैसे वहाँ पर्टिकुलर प्रोविजन दिए गए सबको अपने अपने राइट्स देने के। उसके बाद उस तरह आगे बढ़ते बढ़ते आपकी एक पूरी रिलीजियस सेटअप बन गया जहाँ हर धर्म के लोगों को अधिकार था कार्य करने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट ने आंखें मूंद ली, जो गलत चीज़ें हैं उन चीज़ों को लेकर, जाति प्रथा हो या औरतों को जो अधिकार बराबरी के नहीं दिए जाते, उन सब के लिए स्टेट ने हस्तक्षेप किया, मॉडर्नाइज करने की थोड़ी बहुत कोशिश की, विदाउट चेंजिंग द एसेंस ऑफ स्टेट। मतलब जो बेसिक कैरेक्टर है रिलीजन का या स्टेट का, उसको नहीं बदला। स्टेट किसी रिलीजन के हिसाब से नहीं चलती, रिलीजन को स्टेट नहीं बताता आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। लेकिन कोई अगर अन्याय किसी एक वर्ग के साथ हो रहा है तो उसको लेकर कोशिश की गई है कि वहां उसको जितना हो सके कोशिश किया जाए कि उसको और ज्यादा रिफॉर्म किया जा सके विद इन दैट टेनेट ऑफ दैट रिलीजन, उस धर्म के दायरे के अंदर ही। ये नहीं कि किसी और धर्म वाला कॉन्सेप्ट लगा के आपने उसको बदलने की कोशिश करी, ताकि तब तो सेकंड फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म हो जाएगा जो कम्युनिज्म या टर्की में हुआ था। तो ये है बेसिक डेफिनेशन सेकुलरिज्म की इंडिया में। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा मैं किस विषय में लेके जा रहा हूँ आप। अब देखिए आज हम इसको इसी पे रोकेंगे और अगले टॉपिक, मतलब मेरा यहाँ पे रोकने का कारण ये है कि आप जरा इसको एक पॉइंट पे आप रिवाइज करें क्वेश्चंस को, कैसे आप फ्रेम करते हैं फॉर्मुलेशंस को, आप हिस्टोरिकली कितने पॉइंट्स को ऐड कर पाते हैं। इसके बाद हम रिलीजियस मूवमेंट्स और सेकुलरिज्म को और डेप्थ में करेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा हूँ मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सेकुलरिज्म को आपको देखने कह रहा हूँ। तो क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, पर हमको ज़्यादा ओपिनियन राइटर्स के अपने व्यू पॉइंट पर नहीं जाना है, हमको कोशिश करनी है जो बेसिक बैलेंस्ड आउटलुक है उसको देखा जाए। तो पहला टॉपिक तो यही खत्म होता है, हम इसको एक और टॉपिक में खत्म करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।